students, a very warm welcome to the second session of Sectors of the Indian Economy. I'm Ankana, your master teacher for social sciences and I hope आप सब बिल्कुल अच्छे से घर पे मजे में हो. Do tell me how are you guys doing and how's life going? Okay guys, so as you know, हमने पहला सेशन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है जहाँ पे हमने ये समझा कि कैसे इकोनॉमी जो है एक्टिविटीज, किस तरह की एक्टिविटीज है, किस तरह का काम है, उसके बेसिस पे हम उसके सेगमेंट्स डिवाइड करते हैं. करेक्ट. तो आज हम बात करेंगे इन चीजों के बारे में. ये इंडेक्स है हमारा आज का, तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं. वेयर आर द मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड. ओके, तो आपको अगर याद होगा हमने 3 सेक्टर की बात की थी. हमने बात करी थी प्राइमरी सेक्टर की, सेकेंडरी सेक्टर की एंड टर्शियरी सेक्टर की, और फिर हमने बात की थी जीडीपी की भी इन द प्रीवियस सेशन. जिन लोगों ने पहले वाले सेशन का वीडियो नहीं देखा है फटाफट से जाइए और देख करके आइए, अदरवाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन टुडेज सेशन विल नॉट मेक सेंस टू यू. ठीक है, चलो. सो कमिंग बैक, हमने डिस्कस किया था कि almost 54% of the population of India is actually working in the primary sector. However, उसकी GDP में contribution इतनी ज़्यादा नहीं है. करेक्ट. यानी कि GDP में जो चेंज देखा है हमने, है ना, जो हमने पिछले 30 सालों में, आप देखो डेटा है हमारे पास 1770 से 1771 का और 2009 से 10 का. ये जो 30 इयर्स के स्पैन का डेटा है हमारे पास ऑलमोस्ट, इसमें हमने ये नोटिस किया है कि GDP की जो इंक्रीमेंट है वो टर्शियरी सेक्टर से और सेकेंडरी सेक्टर से काफी बढ़ गई. लेकिन there was one thing that was also noticed was that the number of employment did not increase in these sectors. इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट रिडक्शन जो है वो 3 टाइम्स बढ़ गई. ओके गाइस, एम्प्लॉयमेंट 3 टाइम्स बढ़ी. हाउएवर प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गई आपकी 8 टाइम्स. लेकिन वहीं टर्शियरी सेक्टर में भी हमने देखा प्रोडक्शन बढ़ गई 11 टाइम्स, लेकिन एम्प्लॉयमेंट सिर्फ बढ़ी 5 टाइम्स. नो दैट इज समथिंग दैट वाज कंसर्निंग. इसकी वजह से शिफ्ट आउट जरूर हो रहा था प्राइमरी सेक्टर से, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हो रहा था. सो वी अंडरस्टूड हाउएवर द मेजर चंक ऑफ द जीडीपी इज बीइंग कंट्रीब्यूटेड बाय द सेकेंडरी एंड द टर्शियरी सेक्टर. लेकिन यहाँ पे इनफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं एग्जिस्ट करती हैं, जिसकी वजह से जो शिफ्ट आउट है ना वो प्रोडक्शन से वो प्राइमरी सेक्टर से इस सेक्टर में नहीं हो पाया. एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो जीडीपी का कॉन्ट्रीब्यूशन वो इन दोनों सेक्टर से ज्यादा रहा, लेकिन प्राइमरी सेक्टर से कम रहा. इसका मतलब क्या है? बहुत सारे लोग टिल नाउ आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर, बट द अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस दैट दे आर डूइंग, ओके, द इकोनॉमिकल वैल्यू दैट दे आर एडिंग टू द जीडीपी इज नॉट इनफ. यानी कि सब लोग अपने पोटेंशियल पे फुल फ्लेज्ड काम नहीं कर रहे. दैट्स द ओनली पॉसिबिलिटी. तो एक वैसा ही केस है लक्ष्मी का. लक्ष्मी ने यहाँ पे हमें ये बोला है कि उसके पास एक छोटा सा लैंड है और उस पर 5 जने रोज काम करते हैं. तो अगर हम इस बारे में सोचें, एक छोटी सी जमीन पे 5 लोगों की जरूरत है क्या? टेक्निकली अगर देखा जाए तो इनमें से कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं है, सबके पास काम है, सब उस जमीन पे काम कर रहे हैं. पर क्या उस छोटी सी जमीन पे 5 लोगों का काम है? एक काम जो एक बंदा भी कर सकता है, अगर उस पर मैं 3 लोगों को लगा दूं वो ही काम करने के लिए, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गई, उन सबको काम मिल गया. इसका मतलब ये है कि हर एक इंसान जो है वो अपना फुल पोटेंशियल यूज नहीं कर रहा है. 54% of population is only contributing to 18% of the GDP is meant. What does it mean? It means that not everyone is utilizing their potential to the fullest. इसे हम कहते हैं डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, एक्चुअली अंडर एम्प्लॉयमेंट. अंडर एम्प्लॉयमेंट क्यों? क्योंकि वो काम कम लोग भी कर सकते थे, लेकिन ज्यादा लोग मिलकर कर रहे हैं. उन्हें लग रहा है कि वो काम कर रहे हैं, पर उनका पूरा पोटेंशियल यूटिलाइज नहीं हो रहा है, अंडर यूटिलाइज हो रहा है. करेक्ट. इसीलिए हम इसे कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि लोगों को ऐसा वहम होता है कि वो अनएम्प्लॉयड नहीं है. जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट में क्लियर होता है, आप देख सकते हो कि इस इंसान के पास काम नहीं है. वैसे ही क्या होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट में, लोगों को लगता है उनके पास काम है, हाउएवर वो काम उनके बिना भी चल जाएगा. 5 लोगों जो काम मिलके कर रहे हैं वो 2 लोग या 3 लोग भी कर सकते हैं. वहां 2 लोग जो है वो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं. एवरीवन इज नॉट, एवरीवन हु इज एंगेज्ड ओवर देयर इज मोर देन द नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड फॉर दैट वर्क. और क्योंकि इसमें उन्हें ऐसा इंप्रेशन रहता है कि वो काम कर रहे हैं, इसलिए इसे डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं. ठीक है.
अब हम सोच रहे हैं कि ठीक है, सो नाउ द क्वेश्चन कम्स दैट हाउ कैन वी क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। वी आर सेइंग कि इनफ एम्प्लॉयमेंट के लिए ऑप्शन नहीं है, तो आप कैसे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर सकते हो? व्हाट कैन वी डू दैट कैन इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज द नंबर ऑफ पीपल आर मोर देन रिक्वायर्ड, सो वी नीड टू क्रिएट इनफ अपॉर्चुनिटीज फॉर देम। तो यहाँ पे दिस बिकम्स द वेरी दिस बिकम्स अ मेजर फैक्टर ओवर हियर। तो हम यहाँ पे गवर्नमेंट की हेल्प से और बहुत सारे लोगों की चीजों की हेल्प से ऐसा कर सकते हैं। इसलिए हमने गोल्स को ना अपने गोल्स को, अपने टारगेट्स को दो तरह से डिवाइड किया, शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, बिकॉज ऑल दीज कॉन्ट्रीब्यूशंस व्हिच इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट, इसमें बहुत सारा समय लगेगा और ये इजी डिसीजंस नहीं होंगे, ये इजी शिफ्ट्स नहीं होंगी। तो इसके लिए पहली बात शुरू हुई शॉर्ट टर्म गोल्स की। तो जैसे कि लक्ष्मी जैसे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे एग्रीकल्चर बेस्ड लोग हैं, मतलब जो प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, जिन्हें जरूरत पड़ती है पैसों की, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके अपना काम बड़ा नहीं कर सकते। तो उनके लिए उन्हें जाना पड़ता है मनी लैंडर्स के पास, जिनके पास उन्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है। ये सारी प्रॉब्लम, मतलब इट्स अ विशियस साइकिल, दिस नीड्स टू एंड। एंड हाउ कैन दिस एंड? अगर बैंक लोन देना शुरू कर दे फार्मर्स को। उसके बाद ऑफ कोर्स सरप्लस लेबर है, लोग बहुत सारे हैं, काम कम है, तो काम क्रिएट किया जाए कैसे? तो एक इंटरडिपेंडेंट साइकिल रन करना होगा हमें। जैसे कि लक्ष्मी की फील्ड है, लक्ष्मी की जमीन है, लैंड है, वहां पे इरिगेशन फैसिलिटीज अगर बढ़ जाए तो वो ज्यादा क्रॉपिंग कर पाएगी, वो ज्यादा कल्टिवेशन कर पाएगी, वो राबी क्रॉप भी कर पाएगी, खारिफ क्रॉप भी प्लांट कर पाएगी, ये सब कुछ कर पाएगी। इसके लिए इरिगेशन करना होगा, इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी होंगी। इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए मे बी कनाल्स बनाना होंगे हमें, डैम्स बनाना होगा हमें। अगर ये कंस्ट्रक्शन होता है तो वो जो लक्ष्मी की जमीन पे 5 लोग काम कर रहे हैं, उनमें से शायद 1 या 2 लोग को वहां के कंस्ट्रक्शन पे काम मिल सकता है। तो लक्ष्मी की फैमिली का इनकम नेचुरली बढ़ गया, वो ऑलरेडी अपने लैंड पे काम कर रही है, साथ ही साथ वो उस पर ज्यादा क्रॉप्स भी ग्रो कर पा रही है, उस लैंड का प्रोडक्शन बढ़ गया, लोगों का प्रोडक्शन बढ़ गया। और 2 लोग जो वहां एक्स्ट्रा काम कर रहे थे वो चले गए सरप्लस लेबर, उन्होंने वहां दे दिया एक्स्ट्रा डैम और कनाल की कंस्ट्रक्शन में। दिस इज जस्ट वन एग्जांपल। इस तरह के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट के हाथ में है क्रिएट करना। अगर वो क्रिएट करेंगी तो इरिगेशन को भी हेल्प होगा एंड ओवरऑल फैमिली की इनकम बढ़ जाएगी। 5 लोग जो एक ही काम को करके कम इनकम ला रहे हैं, वो 5 लोग अलग अलग काम करके, और फिर भी किसी के लेबर पे फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा काम ला पाएंगे। सो बच्चा, दिस इज समथिंग विच इज ऑब्जर्व्ड अ लॉट इन द प्राइमरी सेक्टर। अभी हम जो देख रहे हैं कि 54% लोग वहां पे पॉपुलेशन हमारा काम कर रहा है, अगर आप उसमें से बहुत सारे लोगों को हटा करके टर्शरी या फिर सेकेंडरी सेक्टर में भी काम करने पे लगा दो, तो कोई ज्यादा मेजर फर्क नहीं आएगा प्राइमरी सेक्टर में। उनका कॉन्ट्रीब्यूशन इनफैक्ट जीडीपी में हो सकता है बढ़ जाए। ओके, सो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय दिस। एंड ऑफ कोर्स इन सब चीजों के साथ प्रमोशन ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, जितनी भी एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज है उनको अगर हम बढ़ाएंगे तो उनके साथ अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगे, उनके साथ उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा, उनके साथ उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा। जैसे कि अगर शुगर केन का प्रोडक्शन हो रहा है तो वहीं पे एक फैक्ट्री सेट कर देने से क्या होता है, वहां पे गुड़ बन सकता है, वहां पे शुगर बन सकता है, ये सारी चीजें वही हो सकती है ना। अगर वीट है, वीट छोड़ दो, या पोटैटोस है, कोई वेजिटेबल्स है, वहां पे अगर हमने कोल्ड स्टोरेज स्टोर कर दिया, पुट अप कर दिया रूरल एरिया में, तो लोग वहां पे अब अपॉर्चुनिटी सीख करेंगे एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो उन लोगों को उन फैमिली के एक्स्ट्रा लोगों को जो वहां पे जबरदस्ती काम करें, उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। प्लस ये लोग जो प्रोड्यूस करें हैं वो कोल्ड स्टोरेज में स्टोर होकर के उन्हें ज्यादा बेनिफिट देगा, तो उनके पास भी ज्यादा ऑप्शन होगी ज्यादा चीजें ग्रो करने की। सिमिलरली अब वहां से ज्यादा ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो वो सब कुछ अर्बन एरिया में ले जाना होगा, मार्केट में ले जाके डंप करना होगा। उसके लिए सर्विस सेक्टर का भी जो है एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज होंगी, मार्केटिंग फैसिलिटीज इंक्रीज होंगी। बेसिकली इंटर्न सर्विसेज जो है वो ज्यादा उनकी डिमांड भी बढ़ेगी। एंड इट्स एन ओवरऑल साइकिल जो है कि प्राइमरी अगर इंक्रीज करेगा तो वो सेकेंडरी में भी अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज करेगा, वो टर्शियरी में भी अपॉर्चुनिटी इंक्रीज करेगा। इन दोनों के इंक्रीमेंट की वजह से वापस प्राइमरी को बेनिफिट होगा। एंड सो इट गोज इन अ साइकिल, व्हाट गोज अराउंड दैट कम्स अराउंड। ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म प्लान की बात करें तो जैसे कि ऑलरेडी गवर्नमेंट ने हमारा दिया हुआ है राइट टू वर्क। अब ये राइट टू वर्क क्या है? तो राइट टू वर्क के अंदर बच्चा 330 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो लेबरर्स हैं उनको हक दिया गया है, उनको ये राइट दे दिया है कि आपको काम मिलेगा, क्योंकि इनफ अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है। तो ये बेचारे लोग काम कैसे करें? तो उन्होंने गवर्नमेंट से ये कंप्लेन की, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भाई हमारे लिए कुछ करो। तो गवर्नमेंट केम अप विद द प्लान नरेगा। ठीक है, नरेगा यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ऑफ 2005, जिसके अंडर उन्होंने ये कमिट कर दिया है लोगों को, लेबरर्स को, कि वो कम से कम 100 दिन, एक साल में मिनिमम 100 डेज दे विल बी एम्प्लॉयड। अगर उन्हें काम नहीं मिलता है तो उन्हें उतने दिन का भत्ता मिलेगा, बेसिकली उन्हें उतने दिन का गुजारा भत्ता जिसे कहते हैं वेजेस मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, सैलरी मिलेगी। ठीक है, सो दिस इज अ लॉन्ग टर्म गोल दैट द long term step that was taken by the government to solve this problem.
बच्चों अब जो है हम बात कर रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होनी चाहिए, तो किन किन एरियाज में इंक्रीज होनी चाहिए? तो एजुकेशन सेक्टर हो गया, कई सारे हमारे इतने 2 मिलियन बच्चे हैं जो उस एज ग्रुप में फॉल करते हैं जो कि प्राइमरी स्कूल में होने चाहिए, उनमें से कई लोग अभी भी स्कूल नहीं जाते हैं। अगर वो लोग स्कूल जाने लगे, सारे लोग स्कूल जाने लगे अपने चाइल्ड लेबर को छोड़ करके, इधर उधर खेती बाड़ी छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके वो स्कूल जाते हैं, तो हमें ज्यादा टीचर्स, ज्यादा बिल्डिंग्स चाहिए, विच विल अल्टीमेटली इंक्रीज द अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल द सेक्टर्स, राइट? वैसे ही आईटी सेक्टर, हेल्थ सर्विसेज, टूरिज्म, रीजनल क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री, ये सारे कुछ एरियाज है जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं जहां पे आराम से जॉब अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज किए जा सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं डिविजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। अब आप सोच रहे हो कि मैम अब इसमें क्या ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज होगा, मतलब काम भी क्या है, सब तो ऑर्गेनाइज ही होता है। तो बच्चों आपने देखे होंगे दो तरह के लोग, ठीक है? आपके घर पे ही जैसे मान लो आपके घर पे फॉर एग्जांपल लेट्स से आपके फादर या आपकी मदर अगर वर्किंग है तो वो लोग किस तरह का काम करते हैं, एंड आई एम नॉट रीडिंग व्हाट्स देयर ऑन द स्लाइड, जस्ट फोकस ऑन व्हाट आई एम सेइंग। सो वो लोग किस तरह का काम करते हैं? अगर हमारे पेरेंट्स काम करने जा रहे हैं तो इररिस्पेक्टिव ऑफ कितनी छुट्टी ली है उन्होंने, नॉट ऑफ कोर्स कितनी छुट्टी ली है, सैटरडे संडे को काम नहीं किया है, उन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता है, उनके पास एक फिक्स्ड सैलरी होती है जो कि मंथ एंड पे आ जाती है ना। उनमें से कुछ उनको पेड लीव्स भी मिल जाते हैं, कुछ उनके वर्किंग आवर्स भी फिक्स्ड होते हैं कि ठीक है पापा सुबह 9 बजे ऑफिस जाते हैं या मम्मी सुबह 9 बजे ऑफिस जाती है और शाम को 6-7 बजे वापस आ जाती है, जो भी उनकी वर्क टाइमिंग से, करेक्ट? ये होता है ऑर्गेनाइज्ड, थोड़ा रूल्ड, मतलब थोड़ा बेटर दिख रहा है ना, थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस दिख रहे हैं, थोड़ा फॉर्मेट्स वेल स्ट्रक्चर्ड दिख रहा है। अब वहीं पे आप अपनी मेड की बात करो, अगर आपके घर पे कोई सर्वेंट है या अगर आपका घर जब बन रहा था या आसपास कहीं कंस्ट्रक्शन का काम करता चल रहा है तो वहां पे जो लेबरर्स हैं, इन सबको आपने देखा होगा कि जितने दिन वो लोग काम करते हैं उतने दिन के पैसे मिलते हैं, कोई वीकेंड और ये सब का कोई फर्क नहीं पड़ता, काम वर्किंग आवर्स कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि कितने बजे आए कितने बजे गए, एक दिन का काम एक दिन के पैसे, करेक्ट? और कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, आज कोई काम कर रहा है कल कोई काम कर रहा है, कोई काम की गारंटी नहीं है, किसी का किसी से लड़ाई हो गया, किसी की लड़ाई हो गई अगर किसी से, इफ देयर इज अ केयर टेकर हु इज हैंडलिंग ऑल द वर्क एंड इफ द लेबरर वर्किंग ओवर देयर इज नॉट हैप्पी विद दिस एंड हैज एन आर्गुमेंट, द केयर टेकर कैन इमीडिएटली आस्क द लेबरर टू लीव। Now this is something that is very worrisome because there is no assurance of work. ऐसे तरह के काम को हम बोलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे हमने लिया हुआ है रामू का एग्जाम्पल, वो डेली वेज वर्कर है, रोज काम पे जाता है, जितने दिन जाता है उतने दिन के पैसे मिलते हैं, इस तरह के को हम बोलते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर। और वही सीता और गीता जो है वो रोज ऑफिस जाती है, उनके पास फिक्स्ड काम है और जो है वो वीकेंड्स पे काम नहीं करती है, फिर भी उनको उनके पैसे मिलते हैं, इसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। सो बच्चा ऑर्गेनाइज सेक्टर अगर आपको डिफाइन करना हो तो यहाँ पे जो है ना टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बहुत क्लियरली डिफाइंड होते हैं, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होता है, ये आती है गवर्नमेंट की कंट्रोल के अंडर। कंट्रोल के अंडर मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट ने डायरेक्ट मॉनिटर करे, गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइन किए हुए हैं, ये सारे फॉलो होते हैं यहाँ पे, गवर्नमेंट कैन कम एंड चेक दिस क्योंकि दीज गाइज आर यूजुअली रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट। उसके बाद वहां पे अश्योरेंस ऑफ नौकरी एम्प्लॉयमेंट होती है, नौकरी की अश्योरेंस होती है, कोई ऐसे ही नहीं निकाल सकते, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मिलता है कि आपको एम्प्लॉय किया गया है, ये टर्म्स एंड कंडीशंस है वो डिफाइंड होती हैं, बेटर वर्किंग आवर्स होती हैं, बेटर बेनिफिट्स होते हैं, ज्यादा सिक्योरिटी होती है जॉब की, करेक्ट? पेड लीव्स हो गई, बहुत सारे एक्ट के अंडर बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, इंश्योरेंस मिलता है, हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, प्रोविडेंट फंड मिलता है, ये सारी चीजें मिलती हैं आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर में। और वही अनऑर्गेनाइज सेक्टर की अगर हम बात करें तो सेम चीज है, कोई अश्योरेंस नहीं है, गवर्नमेंट का उस पर कोई रूल नहीं है, कोई भी प्रॉपरली इसे फॉलो नहीं करता है, जॉब इनसिक्योरिटी हो जाती है, जितना काम उतना ही पैसा, आपके वर्किंग आवर्स डिफाइंड नहीं होते, उनके पास कोई बेनिफिट्स नहीं होते, ये सारी चीजें फॉल करती हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंडर, ठीक है? अब हम बात करें अगर कि स्टेट में किसी भी जगह पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ इंडिया का अगर मतलब सॉरी आई मीन अनऑर्गेनाइज सेक्टर इन इंडिया की अगर स्टेट की बात करें हम कि क्या कंडीशन है, तो कौन से लोग सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं, और ये हमारा डिवीजन हो जाएगा दो में, रूरल में एंड अर्बन में। बट बच्चों यहाँ पे एक और चीज बहुत ज्यादा नोटिस की गई है, बहुत सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर के एंटरप्राइजेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अभी भी हम नोटिस करते हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही ऑपरेट कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज दे वॉन्ट टू एवेड द टैक्सेस, दे वॉन्ट टू एवेड ऑल दोज रूल्स एंड एवरीथिंग, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये ऑर्गेनाइज होते हुए भी, प्रॉपर सेटअप होते हुए भी, दे एंड अप बीइंग अंडर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, और ये और कोई रूल्स वगैरह फॉलो नहीं करती है बिकॉज दैट बिकम्स अ लिटिल स्ट्रिक्ट, राइट? वो उसे फॉलो नहीं करना चाहती, वो टैक्सेशन से बचना चाहती है, गवर्नमेंट के रूल से बचना चाहती है, और ये लोग जिन लोगों को हायर करते हैं वो वापस बेचारे लेबरर्स वैसे ही एक्सप्लॉइट होते हैं,
उनको कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। कई सारे लोगों ने इस तरह से जॉब लूज किया है और उनकी एक्सप्लॉयटेशन भी होती है क्योंकि उन्हें कोई रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने का उनके कोई राइट्स, देयर वॉइसेस आर नॉट हर्ड, देयर राइट्स आर नॉट गिवन, ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स आर बीइंग फेस्ड बाय देम। और इसी में हम बात करते हैं कंडीशन ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर इन इंडिया की अगर, तो हमारे पास दो बहुत वल्नरेबल सेक्टर्स आती हैं। अगर आप रूरल में देखो और अर्बन में देखो, नेचुरली दो में डिवाइड होगा बिकॉज द रूरल, द विलेज सेटअप इज डिफरेंट एंड द सिटी एंड द टाउन सेटअप इज डिफरेंट। तो रूरल में हमने देखा कि जिन लोगों के पास जमीन नहीं है ना बच्चों, जिनके पास जमीन नहीं है, जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स है, जो स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स है, ये लोग हैं वल्नरेबल सेक्शन। ये लोग हैं वो लोग जो सबसे ज्यादा रिस्क पे, सबसे ज्यादा एक्सपोज है इन सारे एक्सप्लॉयटेशन की जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हो रहा है। वहीं अगर आप बात करो अर्बन सेक्टर की, तो जो कैजुअल वर्कर्स है, जैसे मैंने आपको बोला, जो रोज रोज हायर होते हैं ना, हर दिन आपने देखा होगा कहीं ना कहीं वर्कर्स खड़े होते हैं, उनको वहां से आकर के कोई कोई ले जाता है काम करने के लिए, उन्हें कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता है। जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो सारे लोग ठेके पे काम करते हैं, ये सारे लोग इसके शिकार हो जाते हैं। इसीलिए हमने देखा है कि अराउंड 80% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड्स इन इंडिया आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर कैटेगरी। 80% लोग इसके अंडर फॉल करते हैं, ठीक है। और एक और प्रॉब्लम जो फेस की जाती है वो ये कि मोस्ट ऑफ दीज वर्कर्स फॉर वर्किंग बच्चे, वो सारे लोग ना शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, आपने देखा होगा कि मोस्टली वैसे जगह से आते हैं या बहुत बैकवर्ड बैकग्राउंड से या कास्ट से आते हैं। इसकी वजह से मतलब पैसे तो थे ही पहले से प्रॉब्लम, ट्रेनिंग नहीं है, नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है, तो काम अच्छा नहीं मिलता है। ऑन टॉप ऑफ ऑल ऑफ दीज सफरिंग्स, प्रॉपर वेजेस नहीं है, प्रॉपर वर्किंग आवर्स नहीं है, उन्हें सोशल डिस्क्रिमिनेशन का भी सामना करना पड़ता है क्योंकि वो दूसरे पिछड़े जात से आ रहे हैं, पिछड़े जगह से आ रहे हैं, पढ़े लिखे नहीं है, लोग उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते हैं। सो मेक श्योर अगर आप किसी भी ऐसे इंसान को काम करते देखो तो आप ऐसा ना करो। दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू। ओके, सो दूसरा अगर हम बात करें स्टेट ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर इन इंडिया, रूरल एरियाज की, व्हाट कैन बी डन, व्हाट कैन द गवर्नमेंट नीड टू गवर्नमेंट डू टू हेल्प दीज पीपल आउट। तो इनको सबसे ज्यादा जरूरत है एडिक्वेट फैसिलिटीज की। कैसे हम इनको इनकी कंडीशन से निकाल सकते हैं? सोशल डिस्क्रिमिनेशन तो सोशल वेल बिहेवियर से ही जाएगा, जो हमने अभी अभी डिस्कस किया। बट अपार्ट फ्रॉम दैट द गवर्नमेंट एंड द सोसाइटी कैन हेल्प दीज पीपल विद एडिक्वेट फैसिलिटीज, जैसे कि प्रॉपर डिलीवरी ऑफ सीड्स, अच्छी क्वालिटी ऑफ सीड्स, एग्रीकल्चरल इनपुट्स मिल जाए, इन्हें क्रेडिट मिल जाए, लोन्स मिल जाए, स्टोरेज फैसिलिटीज मिल जाए, मार्केटिंग आउटलेट्स मिल जाए, और ये सब कुछ मिले इन्हें सब्सिडाइज्ड रेट्स पे टू अपलिफ्ट देम, राइट? ओके, अब बात करते हैं सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप। तो अभी हमने देखा था कि किस तरह की एक्टिविटी है उसके बेसिस पे सेक्टर्स डिवाइडेड थी, है ना। इकोनॉमिकल सेक्टर जो है उसके बेसिस पे हमने टाइप्स ऑफ वर्क पे डिवाइड किया था। अब ओनरशिप के टर्म्स में डिवाइड होंगी। तो ओनरशिप का मतलब क्या हुआ? कौन क्या पजेस करता है, कौन क्या ओन करता है, करेक्ट? तो इसके बेसिस पे हमने जॉब्स को, सेक्टर्स को दो तरह से डिवाइड किया है, एक है पब्लिक, एक है प्राइवेट। अगर जो चीजें जो है वो सबको बिलोंग करती हैं, गवर्नमेंट टेक्निकली वो गवर्नमेंट के अंडरलाई करेगा and it belongs to everyone has access to it, everyone can use it, ऐसी चीजों को, गुड्स को या सर्विसेज को हम कहते हैं पब्लिक। ओके, this basically falls under the public sector। अगर बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की, as the name suggests प्राइवेट, है ना, कोई ओनरशिप जो है वो किसी एक इंसान के हाथ में होगी या किसी प्राइवेट एंटिटी के हाथ में होगी, करेक्ट? सो ओनरशिप ऑफ द एसेट्स एंड डिलीवरी ऑफ द सर्विसेज इज इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनीज। अगर डिफरेंस की बात करें बच्चों, एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, रेलवेज, पार्क्स, ये सारी चीजें जो हर एक इंसान के लिए एक्सेसिबल है, सब लोग यूज कर सकते हैं। आपको थोड़े बहुत पैसे देने हैं लेकिन हर एक इंसान उसे यूज कर सकता है। ये सब फॉल करती है पब्लिक सेक्टर के अंदर। लेकिन कुछ बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, है ना, जैसे टाटा की इंडस्ट्री हो गई, टिस्को हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हो गया, रिल हो गया, IRIL हो गया, ये सारी चीजें फॉल करती हैं प्राइवेट सेक्टर के अंडर, करेक्ट? ओके, अब पर्पस की अगर हम बात करें कि क्या मेन एजेंडा होता है इन लोगों का। सो प्राइवेट सेक्टर बच्चा इंडिविजुअल है, ठीक है, इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है, तो उसका उसका मेन एजेंडा क्या होगा? प्रॉफिट कमाना। लेकिन पब्लिक सेक्टर किस लिए होती है? वो होती है ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर के लिए लोगों की। गवर्नमेंट का काम क्या है? सिटीजंस को सर्व करना। प्राइवेट इंडिविजुअल का काम नहीं है सिटीजन को सर्व करना। हाउएवर अगर वो ऐसा करे तो बहुत अच्छा होगा, पर लोग नहीं करना चाहते। लोग अपना प्रॉफिट शॉर्ट टर्म अपने लिए, अपने बारे में ही सोचते हैं, राइट? तो उनका काम है अर्न करना प्रॉफिट। लेकिन पब्लिक सेक्टर का एजेंडा पूरा पर्पस ये नहीं है टू अर्न प्रॉफिट्स, नो, राइट? यानी कि इनका काम है सर्विसेज प्रोवाइड करना हर एक सेक्टर में। और प्राइवेट सेक्टर जो है वो कुछ लिमिटेड सेक्टर में वो हर एक जगह काम नहीं कर सकती है।
पब्लिक सेक्टर जो है वो अपना पैसा निकाल लेती है लोगों से कहीं ना कहीं टैक्स के थ्रू, और वो भी बहुत कम, बहुत सारे एक्सपेंसेस वो खुद बेयर करते हैं, ठीक है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर जो है वो सीधा सीधा जो भी सर्विस प्रोवाइड करी है उसके लिए वो आपको पैसे चार्ज करती है, और ऐसे थोड़ी बहुत सब्सिडाइज रेट या मिनिमल रेट या नॉर्मल रेट नहीं होता है बच्चा, दे आस्क फॉर अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी इन रिटर्न ऑफ द सर्विसेज दैट दे प्रोवाइड. So that's another problem. Everyone would not be able to afford the private services or the services or the goods being provided by the private sector. Hence come into the picture the public sector to help the citizens who cannot afford the private sector expenses. Okay, and with this we are done with today's session. अब फटाफट से बात कर लेते हैं आपके प्रॉब्लम्स की भी। तो ये सारे कुछ इश्यूज हैं, हमने पहले भी बात की है, हमने आपको बताया कि आपके डाउट्स, नोट्स, शेड्यूल, लैंग्वेज, इन सारी चीज़ों का सोल्यूशन हमने निकाल लिया है, कोई बहुत सारे बोनसेस के साथ, लाइव क्लासेस, माइक्रो सेशंस, क्रैश कोर्सेज, इन क्लास लाइव परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स एंड पर्सनलाइज अटेंशन। आपको बस ये करना है कि vdnt.in/ytpro पे जाना है, इस लिंक पे जाना है, वेदांतु प्रो का सब्सक्रिप्शन लेना है। कैसे लेंगे? क्लास चूज करेंगे, ग्रेड चूज करेंगे, अपना बोर्ड चूज करेंगे, आपको जो भी डिटेल्स चाहिए वो सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे और आपको ऑप्शंस मिलेंगी 1 महीने की, 3 महीने की और 6 महीने की। ये 3 ऑप्शंस में से आप कुछ भी चूज कर लो बच्चा। आपको बस ये मैजिक कूपन कोड अप्लाई करना है ANKPRO, इस लिंक पे जाने के बाद अप्लाई जैसे ही करोगे ये कोड आपको बहुत सारा डिस्काउंट मिलेगा। बाकी आपको जो मन हो, आपको जो भी ऑप्शन सबसे अच्छा लगे, 1 मंथ का, 3 मंथ्स का या 6 मंथ्स का, यू कैन चूज दैट पैकेज एंड बिकम अ पार्ट ऑफ द वेदांतु फैमिली। एंड विद दैट वी हैव कम टू द होमवर्क क्वेश्चन। तो आपका फटाफट देखते हैं होमवर्क क्वेश्चन क्या है। अंडर एम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन पीपल डू नॉट वांट टू वर्क, आर नॉट पेड टू वर्क, आर नॉट स्किल्ड, आर वर्किंग लेस देन दे आर केपेबल ऑफ। आपको पता है, यू नो द ड्रिल, व्हाट आर यू सपोज टू डू? मेक श्योर कि लीडर बोर्ड पे नाम लाने के लिए अपना जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। गाइस डू नॉट फॉरगेट टू पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स एंड डू टेल मी हाउ डिड यू लाइक द सेशन। अगर आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में नहीं डालोगे बच्चे, तो मैं डाउट्स और मेंटी सेशन में नहीं ले पाऊंगी, बिकॉज इट्स देयर वेयर आई पिक योर डाउट्स फ्रॉम। आई हैव बीन रिसीविंग अ लॉट ऑफ मेल्स and I just want you guys to know that it gets a little difficult for me to reply back to all the mails bacha, but if you put your doubts in the comment section, I will make sure that I'm picking it up and discussing it in the doubt and menti session. Okay, don't forget to like the video अगर आपको पसंद आया तो, and of course subscribe to the channel because अभी doubt and menti session भी आने वाला है, आपको फटाफट से notification आ जाएगा, है ना? Okay guys, and with this we are done with today's session. I will see you guys in the next session. Till then, stay home, stay safe guys. Bye bye. Take good care of yourself.